चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अभी कहाँ तक बताया था कल? 4.1 पूरा हो गया था। अब एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4. कल की एक्सरसाइज से किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। तो देखो, कल तक हमने क्या किया था? कल तक हमने द्विघात समीकरण बताए थे, ठीक है ना, कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण को कैसे हम बना सकते हैं, ये तो बताया था, ठीक है। अब हमारे पास आता है द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण के मूल और शून्यांक, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना या शून्यांक ज्ञात करना। एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले थोड़ा देख लो द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल या शून्यांक। द्विघात समीकरण के मूल किसको बोलते हैं या शून्यांक किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आदर्श द्विघात समीकरण, आदर्श द्विघात समीकरण आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तथा गुणांक भी मूल और गुणांक, मूल और आदर्श द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a, जहां a का मान 0 नहीं हो सकता है भाई, a डज नॉट इक्वल टू 0, तो a, b तथा c, a b तथा c ये समीकरण के गुणांक कहलाते हैं। ए बी और सी समीकरण के क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम चर राशि के x के, देखो दूसरी चीज आपको नोट करनी है, चर राशि के वे मान जिनसे कोई द्विघात समीकरण संतुष्ट होता है, जिनसे कोई द्विघात समीकरण क्या हो? संतुष्ट हो, मूल कहलाते हैं, मूल या शून्य कहलाते हैं। चर राशि के वे मान जिनसे कोई द्विघात समीकरण संतुष्ट हो। अब थोड़ा सा समझो कि द्विघात समीकरण संतुष्ट होने से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। द्विघात समीकरण संतुष्ट होने का मतलब है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है? 0 है। तो x के वे मान जिनसे कि इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। बाएं पक्ष भी क्या हो जाए? दाएं पक्ष तो 0 है, तो बाएं पक्ष भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण के शून्यक या द्विघात समीकरण के मूल। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? और एक चीज ध्यान रखनी है कि द्विघात समीकरण के सिर्फ 2 शून्यक होते हैं या 2 मूल होते हैं। किसी भी बहुपद के मूलों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है। देखो, बहुपद के मूलों या ये चीजें नोट करते रहो हैं, शून्यकों की संख्या बराबर होता है भाई बहुपद की घात, बराबर बहुपद की। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल द्विघात समीकरण
के दो मूल होते हैं, दो मूल होंगे। त्रिघात समीकरण के तीन मूल होंगे और n घातीय समीकरण के n घातीय समीकरण के n मूल होंगे। द्विघात समीकरण के दो मूल, तीन घात की समीकरण होगी तो तीन मूल, चार घात की समीकरण होगी तो चार मूल, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। एक और चीज जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, द्विघात समीकरण के मूलों और शून्यांकों के बीच संबंध पढ़ा हुआ है। वैसे 9th में होना चाहिए, 9th में नहीं, इससे पहले पढ़ दिया शायद, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, द्विघात बहुपद में पढ़ा था, तो उसको मैं अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के मूल और गुणांकों के बीच में संबंध भी आप लोगों को लास्ट आर्टिकल में बताया जा चुका है। ठीक है ना, वो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक ज्ञात करना, तो इसके लिए हमारे पास तीन चार विधियां हैं भाई। ठीक है ना, पहली विधि कहलाती है गुणनखंड विधि। दूसरी जो विधि है इसमें श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तीसरी जो विधि इसमें आती है पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जो चौथी विधि आती है वो, उसको हम बोलते हैं आलेखन विधि या जो ग्राफ विधि, आलेखीय विधि या ग्राफ विधि। चार तरीके हैं जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारे पास एक एक एक्सरसाइज, हर तरीके के लिए एक एक्सरसाइज होगी। मेरे ख्याल से ग्राफीय विधि है या नहीं है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही जो तरीका आएगा हम उस तरीके को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। और इसका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखो, गुणनखंड विधि से हल कीजिए, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सब एक ही है। आप शून्यांक ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, बोलो। आप बोल सकते हैं शून्यांक ज्ञात करो, आप बोल सकते हो मूल ज्ञात करो, आप बोल सकते हो उसको हल करो। कहने का मतलब सब चीजें एक ही है। ठीक है, बैठ जाओ। अब इसका पहला पार्ट बहुत आसान है। देखो, पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ ध्यान दो, अगर किसी द्विघात समीकरण में तीन पद हैं भाई, पूरे प्रॉपर तीन पद हैं, ठीक है ना, तो अंतिम पद के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़कर या घटाकर मध्य पद के बराबर आए। अब कहाँ पे जोड़कर और कहाँ पे घटाकर आएगा, ये टेक्निकल चीज आपको समझनी है कि कहाँ पर हम घटा के जो है मध्य पद के बराबर हो और कहाँ पर उनका गुणनखंडों का योगफल क्या हो, मध्य पद के बराबर हो। तो वो डिसाइड करता है ये लास्ट वाला चिन्ह, लास्ट वाला जो अंक है, यानी कि जो अचर राशि है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में जो अचर राशि है, अचर राशि क्या है, c। c के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़कर या घटाकर b के बराबर आए। ठीक है ना, अब कहां पर जोड़कर और कहां पे
घटाकर ये समझना है। तो जहां पे अगर अंतिम पद का चिन्ह ऋण है तो 10 के गुणनखंड जिनको घटा के 3 आए, 10 के ऐसे गुणनखंड लिखने जिनको घटा के कितना आए, 3 आए। अगर ये यहाँ पे प्लस 10 होता, यहाँ पे क्या होता, तो 10 के हम ऐसे गुणनखंड करते जिनको जोड़कर 3 आता, भले वो संभव नहीं हो पाता, लेकिन हमें 10 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने होते, अंतिम पद के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको जोड़कर या घटाकर मध्य पद के यानी x के गुणांक के बराबर आए। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम पद का चिन्ह यदि ऋण है, अंतिम पद का चिन्ह ऋण है तो घटा के मध्य पद के गुणांक के बराबर आना चाहिए या x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, और धन है तो जोड़ करके। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम 10 के गुणनखंड देखते हैं भाई, 10 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 10 गुणा आ गया 1, 10 में से 1 घटाया 3 नहीं आता। 10 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 5 गुणा आ गया 2, और 5 में से हम 2 को घटाते हैं तो कितना आता है भाई, 3 आता है। ये चीज आपको पकड़नी है, ठीक है। अब 3 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 5 ऋण 2, 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। कोष्टक खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स कितना हुआ 5x, माइनस माइनस का प्लस 2 इंटू एक्स कितना हुआ 2x माइनस 10 इक्वल टू, पहले दो को एक कोष्टक में लो, दूसरे दो को एक कोष्टक में लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को एक कोष्टक में लो और प्लस 2x माइनस 10 को दूसरे कोष्टक में लो। अब दोनों में से कुछ कॉमन बनाओ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आया, बचा x माइनस 2 का, जो कॉमन आएगा उसका भाग इसमें भी देना है इसमें भी देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचेगा, एक्स 5x में x का भाग देंगे तो 5 बचेगा। फिर प्लस 2x और 10 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 का भाग जाता है तो 2 बाहर ले लो, तो x माइनस 2 पंजे 10 बराबर। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि कॉमन लेने के बाद दोनों पुस्तकों में समान राशियां आनी चाहिए। अगर समान राशियां नहीं आती है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे क्या कर दी, गलती कर दी है, ठीक है। तो दोनों पुस्तकों में समान राशि आ रही है, x माइनस 5 यहाँ पे x माइनस 5, इस x माइनस 5 को फिर से इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये x माइनस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x और प्लस यहाँ पे बचा 2 बराबर 0। अभी सॉल्व पूरा नहीं हुआ, अब थोड़ा और समझो, हमें मूल निकालना है। पिछले लास्ट वाले चैप्टर में जब बहुपद सॉल्व किया था आपने केवल गुणनखंड किया था, यहाँ तक छोड़ दिया था, ठीक है ना। अब देखो कि दो राशियों का गुणनफल कब 0 होता है, x माइनस 5 और x प्लस 2 दो अलग अलग राशियां मान सकते हैं, ठीक है ना। दो राशियों का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल कब आपस में कब 0 होता है, गुणनफल 0 होने के लिए एकमात्र शर्त यह है कि उनमें से कोई एक शून्य होना चाहिए। किसी भी संख्या को, किसी भी राशि को अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 इंटू 10 इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो 0 से हम किसी भी संख्या को 0 गुणा करें तो क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों में से एक 0 है, तभी तो शून्य हो रहा है ना गुणनफल। और इसलिए अब आप लिखोगे जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, और या तो क्या होगा भाई x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। इसलिए x बराबर 5 और माइनस 2 ये क्या है, अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है, हल है, मूल है, शून्यांक है, जो भी है सब यही, ठीक है। तो ये है पहला सवाल कंप्लीट। अब बोलो इसमें दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 5 पार्ट हैं, ठीक है ना। इसी सवाल का सेकंड पार्ट भी मैं बता देता हूँ, चलो देखो, क्योंकि सेकंड पार्ट भी थोड़ा सा ध्यान से देखो है। सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दो भाई इधर,
इस सवाल में, इससे जो पहला सवाल था उसमें सिर्फ आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यही था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी एक गुणांक आ गया, एक्स स्क्वायर का भी एक क्या आ गया, वहां पे पिछले वाले सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था या कुछ नहीं था तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कोई नंबर आ गया, कोई संख्या आ गई या कोई राशि आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, इन दोनों को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और कांस्टेंट को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वैसे ए, क्या होता है ए, और कांस्टेंट होता है क्या सी। तो ए और सी को गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो 2 और 6 को गुणा करो, 2 को 6 से गुणा करो, कितना आया, 12 आया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे हमने अंतिम पद के गुणनफल जिनको जोड़ के मध्य पद के बराबर आया था या घटा के मध्य पद के बराबर आया था, तो यहाँ पे इन दोनों के गुणनफल का, एक्स स्क्वायर के गुणांक और कांस्टेंट के गुणनफल का ऐसा गुणनखंड करना है जिनको जोड़ के या घटा के एक्स के गुणांक के बराबर आए, ठीक है ना। अब 12 के गुण, फिर चिन्ह देखो, लास्ट वाला चिन्ह क्या है, माइनस। इस चिन्ह पे फोकस करो, लास्ट वाले चिन्ह पे फोकस करो कि लास्ट वाला चिन्ह माइनस है तो घटाकर, और लास्ट वाला चिन्ह प्लस है तो जोड़ के। तो इस चिन्ह पे अभी क्या है, माइनस है। एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 12 के गुणनखंड जिनको घटा के 1 आए, जिनको घटा के कितना आए, तो देखो 12 के गुणनखंड 3 इंटू 4 बराबर कितना होता है, और 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इस x की जगह पे 4 माइनस 3x लिखना है या 4x माइनस 3x लिखना है। क्लियर, आ गई बात समझ में जो बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस पुस्तक खोलो 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान रहे प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, विपरीत चिन्ह गुणा होंगे तो माइनस और समान चिन्ह गुणा होंगे तो प्लस, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर और प्लस 4x को क्या ले लो, एक कोष्टक में ले लो। यहाँ पे 3x और माइनस 6 है भाई, तो जैसे ही हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो कॉमन लेते हुए विशेष सावधानी बरतनी है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक x आएगा। 2x से भाग देंगे इसको और यहाँ पे बचेगा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, 3 का भाग जा सकता है, तो x प्लस, दोनों कोष्टक में समान राशि आई, x प्लस 2 फिर से कॉमन बचा, 2x माइनस 3 बराबर 0 बराबर। अब जब फिर से वही कहानी रिपीट भाई कि जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, और जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो सीधे बोलो x बराबर कितना आएगा, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। इसलिए x बराबर ऋण 2 और कॉमा करके 3/2 अभीष्ट हल है। ये तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया दोनों, ठीक है, ठीक है भाई। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा और ये वीडियो भी मैं आप लोगों को दूंगा भाई, ठीक है ना। नोट करो फटाफट।
हो गया। इस साइड मिटा दूं, एक साइड का। चलिए, जिसने नहीं किया सॉल्व वो उससे कर लेना, ग्रुप से कर लेना, ठीक है ना? ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। अभी इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, अंडर रूट 2x² अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, ध्यान दो, कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है भाई, ये हाँ। तो देखो, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को 5 अंडर रूट 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा हो जाएगा, कितना हुआ, अंडर रूट 4। अब 4 का वर्गमूल कितना हो गया, फिर से वापस 2 हो गया। अब 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना आया, 10, 5 दूनी यही आया। अब 10 के गुणनखंड, यहाँ पे धन चिन्ह है भाई। अब देखो, दोनों पहले वाले दोनों में माइनस चिन्ह था, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया ना। तो यहाँ पे 10 के गुणनखंड जिनको जोड़कर 7 आए, अभी प्लस करके, पहले वाले में क्या था, माइनस था, क्योंकि उसका चिन्ह लास्ट वाले का चिन्ह है, बीच वाले का चिन्ह मायने नहीं रखता है, सिर्फ लास्ट वाला चिन्ह मायने रखता है। ठीक है, 10 के गुणनखंड जिनको जोड़ के 7 आए, तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 और 2 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7। क्या अंडर रूट 2 है, ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, 5 अंडर रूट, इन दोनों को गुणा कर देना है ना। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा होकर कितना हो गया, 4 हो गया ना, 4 का वर्गमूल फिर से 2 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो, तो ये सवाल कैसे हुआ, ये हुआ अंडर रूट 2x² प्लस 7x की जगह क्या रख देंगे, 5 प्लस 2x और प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर कितना हुआ, 0 हो गया। अब कोष्टक खोलो भाई, अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब हमें कोष्टक भी लेने, दो कोष्टक भी लेने हैं, और दोनों में से कॉमन बनाने की कोशिश भी करनी है। तो यहाँ पे क्या है भाई, अंडर रूट 2x है, यहाँ पे क्या है, तो अंडर रूट, इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन संख्या कॉमन नहीं बन रही है, इसको ऐसे रख देते। अब ध्यान दो जरा, यहाँ अंडर रूट 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में अंडर रूट 2 का भाग जा सकता है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। फिर से वापस, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू, लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 होता है ना। ठीक है ना, क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 2 क्या है, पीछे वाले पद में भी अंडर रूट 2 आया हुआ है, ताकि वो कॉमन बन जाए, इसलिए हमने 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख दिया। ठीक है, और प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब देखो, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ x कॉमन है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 2, x तो बाहर आ गया, एक x बच गया,
और प्लस 5, और इन दोनों में से देखो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो क्या आएगा कॉमन, यहाँ पे बचा √2x और प्लस 5। कोष्टक में एक चीज बचनी चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोष्टक में फिर से समान चीज बचनी चाहिए। बची क्या बचा, √2x प्लस 5, फिर से कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। फिर से वही प्रक्रिया, जब ये 0 तो क्या x का मान, और जब दूसरा 0 तो x का मान क्या। तो जब √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2, ठीक है। और जब x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2 हो गया। और इसलिए x के दो मान भाई, x बराबर आया भाई -5/√2 और -√2, ये क्या है, अभीष्ट हल हैं। तो ये इस समीकरण के हल होंगे। आज बात समझ में, किसी को अगर कहीं पे नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना, किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हो, आप फोन करके पूछ सकते हो, ऑनलाइन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा अलग सा है, तो इसलिए इसको भी करवा देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ध्यान दो, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो है, इन सब का एलसीएम कितना आ गया 8, इसके हर में 1 है, इसके भी हर में कितना है 1 है, 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार जाएगा, 8 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकम 8x और प्लस 1 ऐसे रहेगा, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 का 0, तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। हो गया, आसान है। अब फिर से वापस वही 16 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 1 जा 16, और 16 के ऐसे गुणनफल जिनको यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस है, तो जिनको जोड़ के 8 आए, तो 4 गुणा गया 4 बराबर कितना हुआ 8, और 4 धन 4 बराबर भी कितना होता है 4 से 16 होता है, 4 × 4 इक्वल टू 16 और 4 + 4 इक्वल टू 8। तो आगे सॉल्व करना शुरू करो, 8 की जगह क्या रखो 4 + 4, तो 16x² माइनस 4 + 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 16x² माइनस 4x प्लस माइनस का -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर 16x² माइनस 4x को एक कोष्टक में ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, 4x प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बराबर 0, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर ले रहे हैं तो बाद वाला चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो ये अब इन 16x² और 4x में से 4x क्या आया कॉमन, यहाँ पे बचा 4x माइनस ये पूरा बाहर आ गया भाई, देखो 4x पूरा बाहर आ गया, तो 4x में 4x का भाग देंगे कितना बचेगा 1, ठीक है।
और माइनस, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो जहां पे कुछ भी कॉमन ना हो वहां पे 1 कॉमन है, वहां पे क्या है, तो ये हुआ 4x माइनस, अब एक में आप, एक जो है सर्वभाजक होता है भाई, एक में आप किसी भी, एक का भाग आप किसी भी संख्या में दो वो जाएगा और उस संख्या का मान भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो फिर से 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, 4x माइनस 1 बरा, और दूसरी जगह भी क्या बचा, 4x माइनस, दोनों जगह दोनों कोष्टक में एक ही चीज बचा हुआ है, इसका मतलब इस समीकरण के मूल समान है, इस समीकरण के मूल क्या है, समान, ठीक है। तो जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/4, पहले से भी यही निकलेगा और दूसरे से भी यही। तो जहां पे मूल समान है तो उसी मूल को दो बार लिख देना, उसी मूल को क्या करना है, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के कम से कम कितने मूल होंगे, दो मूल, तो अगर एक ही मूल प्राप्त हो रहा है तो उसको दो बार लिख दो, इसलिए x बराबर 1/4 और कॉमा 1/4 अभिष्ट मूल हैं या अभिष्ट हल है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना, नोट करो फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त कर देते हैं भाई।